Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our show, Islamic Finance and Mortgages, Properties rather. और हर हफ्ते आप लोगों के लिए हम लोग हाजिर होते हैं नए गेस्ट लेके। आपने देखा होगा इस हफ्ते बहुत इवेंटफुल किस्म की चीज़ें हुई हैं, स्पेशली विद अफ़गानिस्तान एज़ वेल, कि जहाँ पर जो तालिबान हैं दे हैव नाउ टेकन ओवर द गवर्नमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ, और बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। और एक किस्म की शिकस्त ही हुई है यूएसए को, बल्कि पूरी दुनिया को अफ़गानिस्तान के साथ। और अब जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि जो अफ़गानिस्तानी लोग हैं वो एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं, और ये बड़ी क्रूल किस्म की रजीम है। इन एक्चुअल फैक्ट जो फैक्ट ऑफ द मैटर है वो ये है कि कोई भी इस वक्त ईरान या पाकिस्तान कोई भी माइग्रेट नहीं कर रहा। नोबडी इज़ आस्किंग फॉर, तो एक्चुअली जो एयरपोर्ट जा रहे हैं इस वक्त अफगानी, वो सिर्फ ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भाई एक यूरोप का आपको इमिग्रेशन मिल रहा है फ्री ऑफ चार्ज। तो ये देयर इज़ अ वेरी बिग मिक्सचर in terms of what the actual story is and what's actually happening as well. तो इसको आप ज़रूर मद्देनज़र रखना। और दूसरी बात ये है जो पूरी दुनिया ने सीख भी ली है कि अगर आप किसी कंट्री के अंदर इन्वेजन करते हैं बाय फोर्स, तो वो उनको नाकामयाबी यहाँ पर मिली है अफ़गानिस्तान के अंदर। और अब ये लोग ये सोच रहे हैं कि अब व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड। मैं एक्चुअली यही सजेशन दूंगा कि आप इस गवर्नमेंट को लेजिटिमाइज़ करें, इनको एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करके फिर आप वहाँ पर एक जो पैसे आपने आर्मी को दिए हुए थे वही पैसे जो हैं वो आप इनकी एजुकेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ के ऊपर बढ़ें। ये बहरहाल मैंने कहा कि आप लोगों को अपनी एक थॉट बता दूं। अच्छा, आज हमारे पास बड़े इस्टीम गेस्ट हैं। ये आप शुरू के पहले शो में भी आए थे और आपकी उनके साथ मुलाकात भी हो चुकी है। बड़े प्रोफाउंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, और आपको पता है जिस तरह आजकल कोविड फैला हुआ है, ये इन्होंने फिर से हिम्मत करके हमारे पास फिर से आए हैं। प्लीज़ वेलकम शाहिद राजपूत साहब। Thank you अस्सलाम very वालेकुम much. सर। Thank you very much. वालेकुम सलाम. सो ग्रेटफुल कि आप आए हैं हमारे पास, और स्पेशली इस कोविड की सिचुएशन के अंदर। आई होप कि आप सेफ रह रहे हैं। आपने इंजेक्शन तो लगा लिए होंगे? बिल्कुल, दोनों इंजेक्शन लग चुके हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पास आएँ और जो भी हेल्प हो सकती है हम करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, शाहिद भाई जो हैं वो यहाँ पर आए हैं आप लोगों से गुफ्तगू करने के लिए अबाउट एनीथिंग टू डू विद फाइनेंसेस, in regards to mortgages, in regards to property, in regards to a buying process। और ये एक आपको जनरलाइज किस्म की अपनी ओपिनियन देंगे कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर फ़ोन इन करें, हमारे से बात करें। आपको हम लोग कोशिश करेंगे कि सही रास्ता दिखा सकें, लाजमी है। शायद भाई आप यू बीन इन द बिजनेस फॉर 40 odd years now। Absolutely, 40 years. I started in 1982, जी। and before that I was a computer programmer. अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से आपने, दैट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल, एक्चुअली 80s के अंदर तो It was a computers were, start. it was It a was a new start. हाँ It was a start हाँ actually. But I came into this industry actually is an accident. Somebody met me and he said to me, "Look, why don't you do this business?" And I said, "No, I don't want to do it. I have a lovely job, Monday to Friday, 9 to 5. I was drawing a very good salary." But he forced me again and again and again, and I came into that, and I resigned my job. अच्छा, आपने रिजाइन कर दिया उस In वक्त 80? 1982, I resigned my job and came into this industry, financial industry. अच्छा, अब आप मुझे बताएं उस वक्त अब आजकल तो सिचुएशन ये है कि इफ़ यू वांट टू जॉइन द, इफ़ यू वांट टू बिकम a financial advisor, you want to go into mortgages and so on and so forth, there are so many exams that you have to pass. For instance, CMAP 1, 2 and 3 करना पड़ता है, फिर ये और भी qualifications हैं for more extensive financial तो आप उस ज़माने के अंदर 82 के अंदर क्या 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 उन थी? दिनों में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अच्छा, राइट, ओके। उसमें सिंपल ये था कि आप जिस देयर वर सो मेनी कंपनीज इन दोज डेज, एंड यू जॉइन द कंपनी, एंड उसके बाद कंपनी आपको अपनी कोई 1 माह की ट्रेनिंग होती है, वो अपनी ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद आप काम शुरू कर देते अच्छा, थे। बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर वर नो गवर्निंग
bodies or anything like there that? was no governing body, and उसके बाद अभी तक ये जो हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस था, जो मोर्गेज का बिजनेस था, वो it was not regulated also. अच्छा, तो it was just about basically giving advice, चाहे जैसी मर्जी, sales actually, rather than anything else. Absolutely. अच्छा, So it was not right actually. I mean, it should be regulated at that time. very important. And any Tom, Dick and Harry could walk in and then start giving advice to people. And that's what was happening. And that was happening. और मेरा ख्याल है कि उसी वक्त उस ज़माने के अंदर बल्कि 90s के अंदर हाँ 90s के अंदर आपका एंडाउमेंट का भी तो एंडाउमेंट पॉलिसीज़ जो थी, बल्कि काफ़ी लोगों के पास इस वक्त एंडाउमेंट पॉलिसीज़ होंगी भी, और अगर आपके पास है तो आप ज़रूर फ़ोन इन करें एंड वी विल टॉक टू यू अबाउट दैट एज़ वेल. तो एंडाउमेंट पॉलिसीज़ का भी वो शुरू हो गया था कि भाई दे डिडंट डू एज़ वेल एज़ व्हाट वाज प्रपोज्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ. अगेन अपना हम तो एक लोग थे जो हमें कहा जाता था, कंपनी हमें देती थी कि भाई ये चीज़ है, दिस इज़ द बेस्ट फॉर द पीपल एंड you offer that to people, and we just used to do that. So endowment is absolutely a बिल्कुल basic, absolutely a different field. I can talk to you on that, but what happened actually, आपने जो अभी क्वेश्चन मुझसे किया है कि our business became regulated from 1989. Okay. So 89 के अंदर did you have to do the exams? Absolutely. And, because there were a lot of people that actually went out of the business. At that time, जब फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री जो इसको रेगुलेट किया गया, तो उसके बाद फिर बहुत से लोग इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए. उसके बाद एक इम्तहान आए, यू हैव टू पास 3 पेपर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज, पेपर 1, financial planning certificate paper 2, financial planning certificate paper 3. So that came in 95 and 96, which I had to do that at that right. time. Absolutely. हाँ, तो पढ़ाई लिखाई का काम हो गया. Absolutely, it was a tough, but you know we had to do that. If you want to stay in the industry, you had to pass that, which I, mashallah, I did it. I think there were a lot of people that left the industry at that time as well. कि भाई अब ये पढ़ाई लिखाई का काम आ गया यहाँ पर. So what made you stay on? What was your? Well, because at that time I was in the industry for more than 15 years, and I liked the industry. I wanted to stay in the industry. I wanted to help people. It was a good business for me, and I wanted to stay that. Helping people is just very, very important, and that's one of the reasons why we're here as well, is because we want to come around and we want to actually help people actually climb up onto the property ladder, which is actually very, very important as well. अच्छा, उससे पहले, before we actually start talking about the property market and so on and so forth, I just wanted to touch bases on inheritance tax and capital gains tax as well, but more so on inheritance tax. Inheritance tax का बड़ा एक वो है, लेकिन उसका थोड़ा सा ज़रा आप explain करेंगे कि how the actual thing works. कि I know कि there is allowances made by the government as well. ठीक है, तो थोड़ा सा ज़रा आप हमें उसको very हल्का फुल्का सा आप बता दें हमें कि वो इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर ये है कि अगर बिफोर वी गो ऑन टू दैट एक कॉल पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी जी अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, मैंने ये कहना था, बहुत ही अच्छा किस्म का प्रोग्राम है ये. मैं इसको बाकायदगी से देखती हूँ, बड़ा इंफॉर्मेटिव है और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है. और थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच इंफॉर्मेशन. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. दैट्स आपका कोई क्वेश्चन? बस मेरा यही क्वेश्चन है कि आप ये करते रहिए मुझे, ताकि मैं लोगों को पता चलता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. चलिए, थैंक यू सो मच. दैट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी इनकरेजिंग. थैंक यू सो मच. दैट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ यू टू कॉल. थैंक यू. नाइस थैंक टू यू. सी यू. थैंक यू. जी आप इट्स ऑलवेज नाइस टू गेट समथिंग लाइक दैट. इट्स अ लवली कॉल जिसके अंदर थैंक यू जी, थैंक यू. अच्छा, IST. हाँ जी, थोड़ा सा ज़रा इनहेरिटेंस टैक्स का हमें बताएं कि क्या रेशियोज हैं, सो ऑन सो फोर्थ. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ताकि सुनने वालों को आसानी हो जाएगी. बेस्ट. दैट्स राइट. सपोज़ अगर आपके पास एक मकान है, आप एक मकान के मालिक हैं और उसमें 2 मियाँ बीवी हिस्सादार हैं. जब एक बंदे की डेथ होती है
तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे के नाम पे चली जाती है, दूसरे स्पाउस के नाम पे दूसरे चले स्पाउस के ऊपर चली बिल्कुल। जाती है, ठीक है। जब दूसरे स्पाउस की डेथ होती है तो फिर IHT ट्रिगर्स। दैट्स राइट, ओके। एट दैट टाइम गवर्नमेंट की तरफ से आपको 325,000 पाउंड की एक बंदे की अलाउंसेस है। ठीक है, सो पर पर्सन, husband passes away, he has an allowance of 325, the wife passes away, she has an allowance of 325. और अगर सपोज आई मीन They own a property. दे ओन अ प्रॉपर्टी और 1 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी है, एंड सो दो बंदों को मिलता है अलाउंसेस विच इज़ 325 ईच, सो दैट्स 650। जी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक और अलाउंस इंट्रोड्यूस किया विच इज़ 175 into 2 again For the house owners. on top of it for the house owners. If you have a property, the 175 then triggers in as well. Exactly, and this is again 175 twice. Okay. इसके बाद जो कुछ बचता है वो that उसके is ऊपर 40% टैक्स लगता है। right. और उसके लिए हमने अपने नाज़रीन को समझाया बताया भी थे लास्ट टाइम। हमारे साथ तहसीन असलम आइमी थी जिन्होंने आपके साथ विल्स के बारे में बात करी थी, एंड व्हाट द बेस्ट वे इज़ ऑफ सेटिंग अप अ विल एंड हाउ कैन यू मेक इट टैक्स एफिशिएंट। आई थिंक दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर। तो उसका लास्ट टाइम अगर आप लोग शोज़ के अंदर देखेंगे तो पिछली बार हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था। अच्छा, राइट, ओके, सो दैट्स £1 million विच इज़ सेफ गार्डेड। But it's an example actually, million pound की property, 2 spouses, 325 each, which is 650, and 175 plus 175. तो बाकी इसके ऊपर जो बचता है उसके ऊपर they have to pay 40% tax. 40%. And children have to pay that 40%. Of course. People who inherited. That's right, that's right. But there are also ways of actually, I mean, there are a lot of people that actually counteract that by... Well, there are actually, it's all to do with the taxation. I mean, accountant will help you, they know exactly उसमें और क्या किस तरीके से उसको कम करना है, but that is the basic जो basic चीज़ है, this is how it works. अच्छा, शाहिद भाई थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए आप हमें जो प्रोसेस ऑफ बाइंग है उसको भी थोड़ा सा ज़रा इन अ वेरी प्लेन लैंग्वेज ज़रा एक्सप्लेन करें, क्योंकि यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम बायर्स आउट देयर जो कि आई बिलीव दैट वांट टू कम ऑन टू द प्रॉपर्टी लैडर, और स्पेशली इन लंदन। अब लंदन की जो प्राइसेस हैं, आप अगर सस्ते से सस्ता एरिया में भी जाएं तो 2 bedroom हाउस या 2 bedroom फ्लैट जो है वो 3 से ऊपर ही है, 3 लाख से ऊपर ही है। फॉर दैट you know you need an immense amount of investment, an immense amount of income behind you as well. That's right, yeah. तो there are certain thoughts, क्योंकि actually हमारा जो concept है वो ये है कि we want to help people get onto the property market. That's right, yeah. अच्छा, now I understand कि to legally buy a house you have to be 18 years old in England. So that part is okay. So if you're 18 or above and you're working I think it's the cutoff age is they have to be 21 to borrow the money. Acha, right, okay, Yeah, okay. It's 21. All right, okay, that's fine. To borrow the money. To borrow the money, yeah. Right, okay. But legally you're allowed to own a house at the age of 18. I think that's how the trusts and everything else works. Okay, that's fine. अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अब देखें जिस तरह London is unaffordable. Is it an advantage for people to buy a property outside of London कि जहाँ पर property is a lot cheaper? A lot cheaper, absolutely. London is becoming a very difficult place to buy, especially for the young people. And I often give advice to people that you should go to the north of England, which is Manchester, Birmingham, other parts of old north. Its property is still very cheap there comparing to London. And with the kind of wages they're earning, they can borrow money and they can become a house owner.
it's very important actually that they become a house owner. And this is normally I advise to young people. But it all depends कि एक actually. दफ़ा हाउसिंग मार्केट के ऊपर या हाउसिंग प्रॉपर्टी लैडर के ऊपर आप अपना पैर जो हैं वो रख लें, चाहे उसके अंदर रहें या ना रहें, जी हाँ, लेकिन you should buy a house. you should buy a house, That's whether right. it's in the north of the country or this whatever your Whatever it affordability is, is. that's right. Yeah. अच्छा, right, okay. It all depends actually. I mean, if they see that, you know, whether they can do the same job in that part of the world also. That's again, it's very important, you see, because they have to earn money to maintain a mortgage and all that. But that's the only thing at the moment they have to do is to go away from London and look for a property. अच्छा, right, okay. So putting everything in a nutshell, आप ये कह रहे हैं कि look, as soon as you're in a situation where you have a job, go out, seek some professional advice, try and sort out finance for yourself. और उस finance के मुताबिक आप ये मत सोचें कि आपने वहाँ रह सकते हैं या आप लंदन में रहते हैं या आप कहीं और रहते हैं. बेहतर ये है कि आप प्रॉपर्टी बना लें अपनी, और उसकी जो भी फ़ायदे हैं वो यही है कि जो उसके अंदर कैपिटल अप्रिसिएशन होगी वो भी आपको बढ़ेगी. बिल्कुल. एंड इफ़ यू रेंट इट आउट, और आजकल तो ये कौन सी वो कंपनी है जो रेंट आउट करती है, गुड गॉड, ये एक तो बाय टू लेट भी, अब वो बाय टू लेट तो होता ही सो होता है वे यू कैन एक्चुअली गिव इट टू प्राइवेट टेनेंट्स, बट देर आर ऑल्सो कंपनीज ये जो कि आपको रेंट आउट करती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑन अ डेली बेसिस. गुड गॉड, उनकी तो शेयर्स भी मैंने ली हुई हैं और मुझे नाम बिल्कुल ही उनका दिमाग से निकल गया. मुझे जब जो ही याद आएगा मैं आपको बता दूंगा. अच्छा, तो यू कैन ऑल्सो एक्चुअली गेट अ फेयरली गुड इनकम फ्रॉम दैट एज वेल. आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी साउंड एडवाइस. और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बायर्स हैं और आप लोग सीख कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी लैडर के ऊपर आपने कदम रखना है, सो प्लीज़ कॉल अस and we'll discuss the matter with you more in detail in terms of what you can do and what you can't do. Like Shahid Bhai said, there are various areas in the United Kingdom. For instance, Manchester है, Birmingham है, Newcastle है, Sheffield है, जहाँ पर आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं. और जो ही आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं वो आप रेंट आउट भी कर सकते हैं, as long as you've got a job and you can actually show the banks that you are in a position to pay the mortgage. I don't think that's going to be. और वहाँ पर तो मेरा ख्याल है 50-50 हज़ार पाउंड की भी प्रॉपर्टी मिलती है, लाख पाउंड की भी. You can go anywhere. It depends actually. I mean, आपकी नीड क्या है, आप बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, छोटी लेना चाहते हैं. Affordability के ऊपर. Affordability is there. Is better affordability than London. अच्छा, right, okay, all right, okay. तो नाजरीन को तो मैं यही कहूँगा कि definitely look at that as an option as well. अच्छा शाहिद भाई, before the actual process starts, before the house buying process starts, you know, it's very very important for your credit file to be what sort of a role does a credit file play in terms of you then being able to get finance if you're not buying a property? Acha, this credit report is also presumably used for conventional mortgages, but also for Islamic finance as well. Oh yes, in all cases actually, lender wants to see, वो lender देखता है कि भाई आपका जो credit behavior है वो कैसा है. Credit behavior. I mean, suppose अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया, borrow किया, तो वो आपके एक रिपोर्ट में आता है. And the lender wants to see कि भाई how have you behaving with your credit, and that is actually, other words, is a credit reports. And there are mainly three large companies a lender wants to see credit reports from those 2-3 companies. And they are Equifax, Check My File, and Experian. So they are the three large companies which provide your credit reports, and lender accepts that. And all your details comes onto that. कि आपकी बोरिंग अगर आपने कहीं से की है, अगर क्रेडिट, आपके क्रेडिट कार्ड, आपकी बैंकिंग, आपने अगर पहले से कहीं से मॉर्गेज ले रखी है, तो वो सारी डिटेल उसके अंदर आती है. सो द लेंडर एक्चुअली सब देख सकता है कि भाई आपका बिहेवियर कैसा है.
तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके अंदर अगर आपका बिहेवियर, आपने अगर अपनी बोरिंग को मेंटेन प्रॉपर नहीं किया तो वो आपको लोन मॉर्गेज लेनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। राइट, ओके। बिहेवियर का थोड़ा सा जो मतलब ये है, मैं अपने नाजरीन को भी बता दूं कि इफ़ यू आर बोरिंग whatever, whether it be Islamic finance, or whether it's a conventional mortgage, or whether it's actually hire purchase, or even a credit card, or anything like that, जो आपकी monthly payments हैं, एक तो bare minimum होता है, एक you can pay the full amount as well, लेकिन जो bare minimum है, जो minimum है, वो आपको देना पड़ेगा on time. Is that? That's right, absolutely. Every month. Otherwise आपका एक मार्क आ जाता है अगर क्रेडिट आपने रिपोर्ट के अंदर। एक माह मिस किया तो वन ब्लैक मार्क appears on your report, and one black mark is enough for a new lender to decline you. Okay, Only one black mark. right, okay. And that obviously could prove to be very, very dangerous. Absolutely. I mean, it can be £5 a month, £10 a month, but you have not paid on time. So that is the behavior. Okay, that means you are ignoring your monthly payment. And that is the most dangerous thing. Even one payment missed, one black mark, thank you very much, then the lender will look at your application twice or thrice. Okay, what is that? This is not a good client. Okay, okay. But you know, sometimes lenders do look at explanations and everything else, and to avoid, you know, bureaucracy, I suppose. Yeah, that's right. I mean, there can be a good reason that why a person has missed it. That's right. Okay, if person can explain, okay, why that payment has been missed, that's fine. Okay, if there's a good reason for that, but if there's no good reason for it, it's just the person just say, oh, it doesn't matter. And then even then the bank is in a situation whether they then choose whether they want to do business with you or not. Exactly. And that is both for That's Islamic finance and It's for conventional finance. in all cases, Islamic, conventional, anywhere you see, I mean, anywhere, lender wants to see that how you're behaving with your monthly payments. ठीक है। अच्छा नाज़रीन, हमारे पास एक छोटा सा वक्फा लेंगे हम लोग, एक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के उस पार मैं और शाहिद भाई आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक के लिए अलविदा।